नमस्कार। परमार आईएएस चैनल यूट्यूब में आपका स्वागत है। आपका दिन और आपका जीवन शुभ हो। आज हम भूगोल की प्रमुख शाखाएं अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हम भूगोल का अध्ययन दो भागों में बांटकर करेंगे। भाग एक विश्व का भूगोल और भाग दो भारत का भूगोल। भाग एक को हम 8 मॉड्यूल में अध्ययन करेंगे। अभी हमने मॉड्यूल 1 शुरू किया है जिसका नाम है सामान्य भूगोल, और मॉड्यूल 1 दो खंड में बटा हुआ है जिसका हम अभी खंड 1 चल रहे हैं, और खंड 1 हमारा 4 चैप्टर में चलेगा और जिसका हम चैप्टर नंबर 3। चैप्टर 3 में भूगोल की प्रमुख शाखाएं यूपीएससी सीएससी एग्जाम में प्रारंभिक परीक्षा में भूगोल की प्रमुख शाखाओं के बारे में पूछा जाता है। यह पूछा जाता है कि शाखाएं कितनी हैं और प्रत्येक शाखा में किन विषयों का अध्ययन किया जाता है, किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है, इसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आज हम ये देखते हैं कि जो हमारा भूगोल विषय है, भूगोल विषय की दो प्रमुख शाखाएं हैं। मुख्य तौर पर दो शाखाएं हैं। यहां पर हम देखते हैं कि एक भौतिक भूगोल आता है और दूसरा आता है मानव भूगोल। इसका मतलब यह है कि भूगोल दो शाखाओं में बटा हुआ है। नंबर 1 यानी नंबर ए भौतिक भूगोल, नंबर 2 यानी नंबर बी मानव भूगोल। इसका मतलब यह है कि हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत कौन से छोटे छोटे विषय या विज्ञान आते हैं, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि किसी भी एक विषय को लेगा विज्ञान को दिया जाएगा एग्जाम में और यह पूछा जाएगा इसमें किस विषय का अध्ययन करते हैं। इसी तरह मानव भूगोल में तो हम उठाते हैं भौतिक भूगोल। अच्छा, भौतिक भूगोल में किस क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, इस पर हमें समझने की आवश्यकता है। तो देखिए, ध्यान देना है कि भौतिक शब्द ही बताता है जिसे हम छू सके, देख सके। और चूंकि हम इस पृथ्वी की बात लेते हैं और इस पृथ्वी में भौतिक भूगोल की बात आई, इसका मतलब यह है कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत उन चीजों को हम अध्ययन करेंगे जिसे छू सके, देख सके, स्पर्श कर सके। तो हमने देखा इस पृथ्वी में कौन सी चीजों को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। तो चट्टान को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, मिट्टी को देख सकते हैं, छू सकते हैं, जल को देख सकते हैं, छू सकते हैं, पर्वत को देख सकते हैं, छू सकते हैं। इसका मतलब है इस पृथ्वी के अंतर्गत जिन चीजों को हम अवलोकन कर सकते हैं, भौतिक रूप से देख सकते हैं, वो समस्त प्रकार के जो विषय विज्ञान भौतिक भूगोल के अंतर्गत आएंगे। अब रही बात, मैं मानव भूगोल की बात करूं तो निसंदेह इस पृथ्वी पर मानव रहता है और मानव से संबंधित जो विषय हैं, मानव के कार्यों से, गतिविधियों से जो जुड़े विषय हैं, वो सब मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाएगा। जैसे मानव के व्यवहार का अध्ययन आ जाता है, मानव के प्रजाति का आ जाता है अध्ययन, मानव की भाषा का आ जाता है, ये अध्ययन करते हैं। इस तरह से फाइनली वी हैव टू नो दैट देयर आर टू ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी। नंबर 1 फिजिकल जियोग्राफी, नंबर 2 ह्यूमन जियोग्राफी। अब हम लोग चलते हैं कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत वो कौन से विषय हैं जिनमें कुछ विशेष क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। तो हम यहां पर भौतिक भूगोल के अंतर्गत नंबर 1 लेते हैं घास विज्ञान या एग्रोइस्टोलॉजी। आप ये देख रहे होंगे कि मैंने इंग्लिश टर्म भी लिखा है। उसका कारण है कि एग्जामिनेशन में सिर्फ घास विज्ञान लिख कर आएगा कि घास विज्ञान में किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि घास का अध्ययन करते हैं। लेकिन वहीं पर कभी कभी वह एग्रोइस्टोलॉजी का इस तरह से लिख कर दे देगा एग्रोइस्टोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं। तो हिंदी माध्यम वाला बच्चा निसंदेह परेशान हो जाएगा कि एग्रोइस्टोलॉजी यानी इस इंग्लिश को वह देवनागरी में लिखने का काम करता है। इसलिए मैं एक सलाह दूंगा, हिंदी माध्यम के बच्चों को यह काम करने की आवश्यकता है कि हिंदी में तो उसे देखे, साथ ही साथ उनका इंग्लिश टर्म भी देखे। हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले को थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है कि वह एग्रोइस्टोलॉजी ही पढ़ेगा और इस रूप में पढ़ेगा तो वह इसी रूप में पूछा जाएगा, तो उसे व्यवस्था करने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं होती।
तो मेरी सलाह है कि आप इन विज्ञानों को अंग्रेजी टर्म जरूर जानें। तो मान लिया कि आपका आता है कि घास विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, तो चलिए आप में 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन होगा कि घास का अध्ययन करते हैं, आप सही लगा देंगे और सच में कि घास विज्ञान में घास का अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर वो आ गया कि एग्रोइस्टोलॉजी में किस चीज का अध्ययन करते हैं, तब आप कैसे समझ पाएंगे। हिंदी मीडियम वाले के लिए समस्या है, तो उसके लिए आप थोड़ा समझने का प्रयास करिए। जैसा एग्रीकल्चर, जो ही एग्रीकल्चर टर्म आता है तो आपको लगता है कि पौधे, फसल, पेड़ पौधे आदि। तो जब हम पेड़ पौधे और फसल की बात आ गई, तो वही यहां पर एक प्रीफिक्स है, उपसर्ग है एग्रो। और एग्रो को आप एग्रीकल्चर से थोड़ा सा टैली करें, कनेक्ट करें, तो चूंकि एग्रीकल्चर शब्द आप जानते हैं और एग्रीकल्चर का मतलब फसल जानते हैं और फसल यानी हरी भरी जानते हैं, तो अगर आप एग्रीकल्चर से कनेक्ट एग्रो को कर लेंगे तो एग्रो का अर्थ आपको पता हो जाएगा कि एग्रो का मतलब है कि हरी भरी चीज। और जब ऐसा कनेक्ट करके, और लॉजी मीन्स तो होता ही है अध्ययन करने वाला विषय, तो इस तरह कनेक्ट करते हुए यदि आप एग्रोइस्टोलॉजी पढ़ लेंगे तब आपको लगेगा कि एग्रोइस्टोलॉजी, एग्रो यानी हरे भरे अर्थात घास, इस्टोलॉजी यानी अध्ययन, इस रूप में अगर आप स्मरण करने का, याद करने का काम करेंगे तो अगर ऐसा भी आएगा एग्रोइस्टोलॉजी, हिंदी तरफ ऐसा होगा लेकिन इंग्लिश तरफ एग्रोइस्टोलॉजी ही लिखा होगा। जब ऐसी बात आएगी तो निश्चित बात है फिर आप समझ सकते हैं कि एग्रोइस्टोलॉजी में अध्ययन घास का किया जाता है। इसलिए आप लोग याद करते जाइए, चाहे तो आप लिखते जाइए, और अगर नहीं भी लिखना है तो आप इसे याद करते जाएं, समझते जाएं, क्योंकि इसकी जो हार्ड कॉपी है यानी पीडीएफ है इस पूरे चैप्टर का, तो हम अपने टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। और टेलीग्राम चैनल हमारा क्या है, तो उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसलिए हमने यह सोचा है कि अगर हमारे बच्चे, हमारे कंप्यूटर यह याद करते हुए साथ में चले और हार्ड कॉपी के रूप में, रिवाइज करने के रूप में उसे हम टेलीग्राम में उपलब्ध करा दे तो बहुत अच्छा होगा, तो हम वहां उपलब्ध कराएंगे। दूसरा आ गया जलवायु विज्ञान। मान लिया कि हिंदी में जलवायु विज्ञान आया तो आप समझ लेंगे कि जलवायु में क्या अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर क्लाइमेटोलॉजी आया तो ध्यान देना, क्लाइमेट का मतलब ही होता है जलवायु, इसका मतलब है जलवायु विज्ञान आया, क्लाइमेटोलॉजी आ गया, तो इसमें क्लाइमेट का अध्ययन करते हैं, जलवायु का। और जलवायु में होता क्या है, तो मुख्य तौर पर तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता का अध्ययन हम करते हैं। इसका मतलब जलवायु विज्ञान में तापमान का हम अध्ययन करेंगे, वर्षा का अध्ययन करेंगे, आर्द्रता का अध्ययन करेंगे। यह हमारा जलवायु विज्ञान का आया। अब रही बात है ब्रह्मांड विज्ञान आया। जब हम ब्रह्मांड विज्ञान लेंगे तो इसमें कॉस्मोलॉजी आ जाता है या कॉस्मोग्राफी आ जाता है। एक इसकी इंग्लिश और होती है, यूनिवर्स होता है। यूनिवर्स में का मतलब भी ब्रह्मांड होता है। तो यहां पर जो कॉस्मोलॉजी आई, कॉस्मॉस मीन्स ब्रह्मांड होता है, तो ब्रह्मांड विज्ञान यह कहता है कि इसमें ब्रह्मांड की चीजों का अध्ययन करते हैं। अगर आपका कॉस्मोलॉजी इसी तरह देवनागरी में आ गया तो आपको यह समझ लेना है कि कॉस्मॉस मतलब ब्रह्मांड होता है, इसलिए कॉस्मोलॉजी में, ये कॉस्मोग्राफी में ब्रह्मांड का ही अध्ययन किया जाएगा। अच्छा, ब्रह्मांड है क्या? ब्रह्मांड में पृथ्वी से लेकर के हमारे पूरी अंतरिक्ष की चीजें यानी आकाश गंगाएं उसमें से आ जाएंगी, तारे आ जाएंगे, ग्रह आ जाएंगे, उपग्रह आ जाएंगे, क्षुद्र ग्रह आ जाएंगे, धूमकेतु आ जाएंगे। इस तरह से विभिन्न प्रकार के जो हमारे आकाशीय पिंड हैं, आकाशीय जो हमारी हेवनली बॉडीज है, वो सभी के सभी आ जाते हैं। तो यह हुआ हमारा ब्रह्मांड विज्ञान। अगला हम लेते हैं जल विज्ञान यानी हाइड्रोलॉजी लेते हैं। देखिए ध्यान देना है, जल विज्ञान में किस चीज का अध्ययन करते हैं, 4 ऑप्शन में आ गया, जल का अध्ययन करते हैं, आप कर लेंगे। लेकिन बाई चांस हाइड्रोलॉजी यह आपका इस रूप में दे देता है, यानी वह यहां पर दे देगा और वह देगा आपका देवनागरी के रूप में, तो निश्चित बात है कि आपको फिर यहां समझ विकसित होनी चाहिए। क्योंकि हाइड्रो का मतलब ही जल से होता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रा जो टर्म है ये प्रीफिक्स है, उपसर्ग है, इसका मतलब जल होता है। जब इसका आशय जल होता है और लॉजी का मतलब अध्ययन,
तो जल का अध्ययन, अगर आपको हमेशा ये हाइड्रा टर्म याद रहेगा तो निश्चित बात है कि आप फिर समझ जाएंगे कि हाइड्रोलॉजी में जल का अध्ययन करते हैं। देखिए वर्षण विज्ञान, ये इसे मैं कह सकता हूं वर्षा विज्ञान है, लेकिन अंग्रेजी हाइड्रोलॉजी आ गई। वर्षा विज्ञान में किस क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, अगर ये प्रश्न आया तो निसंदेह आप लगा देंगे वर्षा का, यानी जल वर्षा का। और वो ईश्वर करे कि आपके ऊपर जल वर्षा के साथ अमृत वर्षा, सफलता वर्षा हो जाए। लेकिन अगर उन्होंने हाइड्रोलॉजी दे दिया और वह दे दिया आपका देवनागरी में, तो निश्चित बात है कि आप परेशान हो सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान हो, परेशानी ना हो। क्योंकि एक एक प्रश्न, अगर एक प्रश्न आपने कम किया तो मेरिट से आप बाहर हो जाएंगे, मेंस में नहीं पहुंच पाएंगे। और निश्चित बात है अगर एक सही कर दिया आप मेरिट में पहुंच जाएंगे। और यहीं पर मैं कह सकता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर, तो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर इज ओनली वन क्वेश्चन। सो प्लीज एक एक क्वेश्चन बढ़ाइए, अच्छे से बढ़ाइए, रट डालिए, मेरे साथ रटते जाइए आप कि हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी जब आ गया तो ये वर्षण विज्ञान है, जल वर्षा का अध्ययन करते इस हाइड्रोलॉजी में। अब आपका आया अश्म विज्ञान या चट्टान विज्ञान। क्योंकि हम चट्टान को ही अश्म बोल देते हैं, तो अश्म विज्ञान का मतलब चट्टान का अध्ययन, चट्टान विज्ञान में भी चट्टान का अध्ययन होगा। लेकिन यहां पर अगर लिथोलॉजी आ गया, वो भी देवनागरी में आ गया, तो आप परेशान हो सकते हैं। लेकिन आज और हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि लिथो का मतलब ही होता है कोई भौतिक पृष्ठ, यानी कोई मजबूत पृष्ठ, यानी ये कहा जाए कोई ऐसा हार्ड मटेरियल, यानी पत्थर जैसे चीज, चट्टान जैसी चीज। क्योंकि लिथो का मतलब ही भौतिक चीज होता है, सख्त चीज होता है। इसका मतलब आप यहां पर यदि जानते हैं कि लिथा का मतलब ही पत्थर होता है, यह सख्त मटेरियल होता है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे लिथोलॉजी में अध्ययन चट्टान का अध्ययन किया जाता है। अब आया सरोवर विज्ञान आ गया। देखिए ध्यान देना है, आपने नींबू लेमन की बात आ गई, तो लेमन और लिमन ये थोड़ा जल की बात करते हैं, जल के बूंदों का भाव, तो लिमन से जल की बूंदों का भाव होता है। और सरोवर यानी झील है, तालाब है आदि में निश्चित बात है वहां पर जल होता है। इसलिए सरोवर विज्ञान की जो अंग्रेजी लिमिनोलॉजी है, लिमन का मतलब ही होता है जल से आशय, तो लिमिनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, सरोवर विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं, तो निश्चित बात है कि हम वहां झीलों का अध्ययन करते हैं, तालाबों का अध्ययन करते हैं। अब आया मौसम विज्ञान। मौसम विज्ञान में मौसम की गतिविधियों का अध्ययन करते हैं कि मौसम की गतिविधियों में ताप कितना है, आर्द्रता कितनी है, ओलावृष्टि हो सकती है, क्या समस्या, क्या तूफान आ सकता है, इन सारी चीजों का अध्ययन मौसम विज्ञान में करते हैं। लेकिन आपका है मीटियोरोलॉजी। अब मीटियोरो से मतलब ही मौसम से होता है, इसका मतलब मीटियोलॉजी में हम मौसम विज्ञान का अध्ययन करते हैं। अगला विज्ञान आया समुद्र विज्ञान। यथा नाम तथा गुण, जैसा समुद्र से नाम से ही आपको पता है कि निश्चित बात है इसमें समुद्र का अध्ययन करेंगे। लेकिन अगर वह ओशियनोग्राफी आ गया, ओशनग्राफी आ गया, तो ओशन, OCEAN, ओशन का मतलब ही समुद्र होता है, महासागर होता है। और आपको इतना पता है कि पृथ्वी पर हमारे 5 महासागर है, 5 हमारे ओशंस है। तो ओशन ग्राफी यानी ओशियनग्राफी का मतलब हो गया समुद्र का अध्ययन। तो समुद्र विज्ञान या ओशनग्राफी में समुद्र का अध्ययन करते हैं। जो 5 हमारे समुद्र यानी महासमुद्र जिन्हें हम कह सकते हैं, जिन्हें महासागर, उनका अध्ययन करते हैं। अभी देखिए आगे एक विषय आपका आ गया भौतिक भूगोल में, क्या गजब का, ओरोग्राफी आया। जब ओरोग्राफी आया तो ये ओरो या आपका उपसर्ग है, प्रीफिक्स है। ओरो का मतलब ही पर्वत होता है, हमेशा कहीं भी ओरो लगा हो तो ये पर्वत ही माना जाएगा। अगर आपको यह पता है कि ओरो का मतलब पर्वत है और ग्राफी का मतलब ग्राफ करना यानी उसका स्केच करना यानी वर्णन करना, तो ओरोग्राफी का मतलब पर्वत का वर्णन हो गया। तो यहां पर पर्वत विज्ञान में या ओरोग्राफी में हम पर्वत का अध्ययन करते हैं। अब आए मृत्तिका विज्ञान। मृत्तिका को हम मिट्टी विज्ञान भी कह सकते हैं। मृत्तिका विज्ञान यानी पेडोलॉजी आया। पेडा, पेडा भी एक प्रीफिक्स है, उपसर्ग है। पेडा का मतलब ही होता है मिट्टी, तो पेडोलॉजी मतलब मिट्टी का अध्ययन। तो चाहे पेडोलॉजी पूछ ले तब भी आप ऑप्शन लगाएंगे मिट्टी का अध्ययन, और अगर मृत्तिका विज्ञान पूछ लिया तो आप मिट्टी का अध्ययन लगाएंगे। अब आया भूकंप विज्ञान, सिस्मोग्राफी।
सीस्म, इसका मतलब इसका आशय होता है भूकंप, और लॉजी का मतलब अध्ययन। जो सीस्म का आशय ही भूकंप होता है, तो सिस्मोलॉजी में भूकंप का अध्ययन होगा, यानी भूकंप विज्ञान में भूकंप का अध्ययन होगा। और बड़ी अच्छी बात आ गई कि जब हम प्राचीन काल में इतिहास का अध्ययन करते हैं, और देखिए मैं बहुत जल्दी एक इतिहास का पूरा टाइमलाइन लाने वाला हूं कि आपका 10 से 15 मिनट में पूरे एंशिएंट का एक स्केच आपके दिमाग में आ जाए, मिडिवल का स्केच आ जाए, मॉडर्न का आ जाए, तो वहां पर मैं आपके गुफा की चर्चा करूंगा। तो गुफा की बात हम करें कि जब मानव स्टोन एज में था, गुफाओं में रहता था, और गुफाओं में, तो यहां पर आप ध्यान दीजिए कि स्पेलियोलॉजी की बात आ जाती है। तो जब हम गुफा विज्ञान की बात करते हैं तो स्पेलियो, स्पेल का मतलब ही होता है गुफा, केव होता है, तो इसलिए स्पेलियोलॉजी में गुफा का अध्ययन करते हैं। और गुफा में चाहे भीमबेटका गुफा की बात आ जाए, वो एलोरा की गुफाएं हम ले लेते हैं, अजंता की गुफाएं ले लेते हैं, इन गुफाएं और विभिन्न प्रकार की गुफाएं हमारे मौजूद है। उन गुफाओं को प्राचीन काल में मानव पहले गुफा में रहता था, फिर झोपड़ियों में आया, फिर मिट्टी के जो है तो दीवारों वाले घर पर आया, फिर आज कंक्रीट वाले पिलर वाले घर पर आ गया। ये मानव समाज का विकास है। इसका मतलब है स्पेलियोलॉजी में हम गुफा का अध्ययन करते हैं। अब आया ज्वालामुखी विज्ञान, आया वोल्केनो। वोल्केनो का मतलब ही आप ज्वालामुखी जानते हैं। तो ज्वालामुखी विज्ञान में विभिन्न प्रकार के, चाहे सुसुप्त हो या एकदम बंद पड़े हुए हो ज्वालामुखी हो, उनका अध्ययन करते हैं। तो वोल्केनो का मतलब ज्वालामुखी, इसका मतलब वोल्केनोलॉजी में भी ज्वालामुखी का ही हम अध्ययन करते हैं। अब आया पूरा भूगोल, गजब की बात है। पूरा का मतलब प्राचीन, और एक शब्द है पेलियो। पेलियो जो शब्द है कहीं भी लगा हो, यह प्रीफिक्स है, उपसर्ग है। पेलियो का मतलब पुराना ही होता है, तो पेलियो जियोग्राफी। तो पेलियो मतलब पूरा, और जियोग्राफी का मतलब भूगोल, यानी पुराने भूगोल का अध्ययन। तो अगर क्वेश्चन आपका यहां देवनागरी में आता है कि पेलियोग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं, बिना सोचे समझे आपको लगा देना है कि पेलियोग्राफी में हम पूरा भूगोल का, प्राचीन काल के जो भूगोल है, पुराना भूगोल है, उसका हम अध्ययन करते हैं। और उसके बाद आया मिनरोलॉजी। माइंस से मिनरल बनते हैं, मिनरल में खनिज का अध्ययन करते हैं, इसलिए मिनरोलॉजी हो या खनिज विज्ञान हो, तो हम वहां पर अध्ययन करते हैं। वह आ जाता है खनिजों का, विभिन्न प्रकार के खनिज हैं, चाहे लौह संबंधी हो, अलौह संबंधी हो, चूना संबंधी हो, या हम पोटेशियम संबंधी ले लें, लाल मिट्टी के संबंधित ले लें, चूना संबंधी, विभिन्न प्रकार के यहां पर हम अध्ययन करते। एक बात और ध्यान देना है, अभी और भी कुछ विज्ञान है, टेलीग्राम में जब पीडीएफ देंगे वहां पर कुछ और भी आपको मिल जाएंगे। अब हम उठाते हैं नंबर दूसरा, मानव भूगोल। और ये ध्यान देना, जब हम भूगोल को पूरा पढ़ते हैं तो भूगोल का मतलब है कि पृथ्वी के धरातल को पढ़ ले और उस पर रहने वालों को पढ़ ले। अगर पूरा भूगोल पढ़ना हो तो इस पृथ्वी के धरातल को पढ़ लीजिए, और धरातल से जुड़े हुई कुछ आकाशीय चीजों को पढ़ ले, और साथ ही धरती पर रहने वाले, यानी धरती को, धरती पर रहने वाले, पूरा भूगोल खत्म हो गया। यही कारण है कि भूगोल को हमने दो भागों में बांट दिया है, यानी भौतिक भूगोल अर्थात धरती के ऊपर वाली चीजें, और मानव भूगोल यानी धरती पर रहने वाला, यानी इंसान। तो इंसानियत गतिविधियों का अध्ययन कर लें। तो अब नंबर दूसरा है मानव भूगोल, और यही दो प्रकार के भूगोलों का अध्ययन करना। और जब दो प्रकार के भूगोल होंगे, मान लीजिए कि भूगोल आपका पूरी तौर से यानी तैयार है। अब आया आपका मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी आ गई। मानव भूगोल में नंबर 1 आया व्यावहारिक भूगोल आया। ध्यान दीजिए, बिहेवियरल ज्योग्राफी आ जाती है। बिहेवियर शब्द आता है, बिहेवियर का मतलब ही होता है वो व्यवहार, मानव का व्यवहार। मान लिया मैं आपसे बड़ा स्नेहपूर्वक व्यवहार करता हूं, मैं आपसे सकारात्मक व्यवहार करता हूं, जब सकारात्मक नैतिकबद्ध करता हूं, और शायद अब प्रशासक हमारे नैतिक हो जाए, इसीलिए एथिक्स से जोड़ा गया है 4th पेपर में। और मैं एथिक्स को जब चलूंगा तो प्राचीन काल से उठाते हुए चलूंगा कि एथिक्स कैसे आया। इसका मतलब यह है कि मानव को जो व्यवहार है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, कैसा है, सहृदयी है, विनम्रता वाला व्यवहार है। अगर इस व्यवहार को हम लिखते हैं प्राचीन काल से लेकर के आज तक हम मानव के व्यवहार का अध्ययन करते हैं, वो सब कहलाता है व्यवहारिक भूगोल, यानी बिहेवियर ज्योग्राफी। और यहां पर आया क्या गजब का है, कार्टोग्राफी आ गया, मानचित्र कला। अगर हम किसी चीज को देखते हैं और वहां पर उसका चित्र बनाते हैं, हमने शेर को देखा, चित्र बनाया, और मालूम है आपको कि प्राचीन काल में जब मानव शिकारी युग में हुआ करता था और वह शिकार करने जाया करता था, कंदमूल इकट्ठा करता था, फल इकट्ठा करता था, और मानव का प्राचीन समाज वही है, शिकारी अवस्था वाला है। बाद में कृषि आती है, बाद में उद्योग आते हैं, और आज हम परा औद्योगिक में जा रहे हैं, सुपर इंडस्ट्रियल हम युग में जा रहे हैं। तो जब मानव प्राचीन काल में था
तो मानो जब शेर देखकर आता था तो भीमबेटका जैसे गुफाएं या अन्य गुफाओं में उस शेर का चित्र बनाने का प्रयास करता था अंदर, और जब चित्र बनाने का प्रयास करता था तो यहां से धीरे 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 वो चित्र बनाता गया। और यह भी बात ध्यान देना है कि मानव का जो भाषा का ज्ञान है वो तो बहुत बाद में आया। मानव प्रारंभिक रूप से चित्र बनाने की कला जानता था, और इसीलिए अगर आपके सामने कोई मेंटोर अगर अध्यापन करता है, चित्रोत करता है, समझा के करता है, तो आपके मानस पटल में बिल्कुल अंकित हो जाते हैं, हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। तो प्रारंभिक दौर में मानव चित्र बनाता था, और आज ही हम देखते हैं कि चित्र बनाते हैं, और ये चित्र ही है। और जो मैं बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहा हूं तो आपको चित्र बना के ही समझाने का प्रयास करता हूं। इसका मतलब कार्टो का मतलब होता है फिगर, पिक्चर और ग्राफिक, यानी जब पिक्चर बना के, तस्वीर बना करके, चित्र बनाकर कोई चीज समझाते हैं तो उसे कह देते हैं कार्टोग्राफी यानी मानचित्र कला। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मानचित्र विज्ञान में या मानचित्र कला में हम किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो चित्रों के बनाने का हम अध्ययन करते हैं। कार्टोग्राफी में किसका है, तो चित्र बनाने का यानी तस्वीर बनाने की कला का अध्ययन करते हैं। अब आए मानव जाति विज्ञान, इसमें अब आप समझ लीजिए, यह मेंस में भी और इंटरव्यू दोनों में है। कामगार बहुत ही अच्छा शब्द है, और यहां लॉजी का मतलब विज्ञान जानते हैं, लेकिन एथनो टर्म देखिए, एथनो जो टर्म है और उसी से लॉजी, एथनो और लॉजी, एथनोलॉजी बना। एथनो का मतलब क्या होता है, जो हमारा प्राचीन समय का मानव समूह है। तो परंपरागत मानव समूह है या प्राचीन समय का जो मानव समूह है उसे हम एथनो कहते हैं। मान लिया जब स्टोन एज था, प्रस्तर युग था, तो मानव वहां पर जंगली अवस्था में रहने का काम करता था। तो जो जंगली अवस्था में था, कंदमूल एकत्रित करता था, शिकारी अवस्था में था, तो उस मानव को जो जंगल में रहता था उसे हम कह सकते हैं परंपरागत प्राचीन मानव समूह। तो परंपरागत प्राचीन मानव समूह को एथनो कहते हैं। इसका मतलब कहीं भी एथनो टर्म आ जाए या प्रीफिक्स जुड़ जाए, उपशब्द जुड़ जाए, तो आप समझ लीजिएगा परंपरागत अर्थात प्राचीन मानव समूह के लिए एथनो आया है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए एथनो ग्रुप के बारे में बताइए, तो प्राचीन मानव समाज के बारे में बताना है। एक एथनोलॉजी आ गया, इसका मतलब इसमें परंपरागत मानव समूहों का अध्ययन करेंगे कि मानव प्राचीन काल में कैसे अपना जीवन व्यतीत करता था। तो ये मानव जाति विज्ञान आ गया, यानी एथनोलॉजी अर्थात परंपरागत प्राचीन काल के मानव का इसमें से अध्ययन करते हैं। देखिए अगला पॉइंट आ गया, निर्वाचन भूगोल आया, और इलेक्शन से इलेक्टोरल बना है। निर्वाचन जो भूगोल आ गया, यानी यह कहा जाए इसमें निर्वाचन संबंधी अध्ययन किया जाता है। निर्वाचन में कौन सी भौगोलिक सीमाएं समस्या पैदा करती हैं, भौगोलिक बाधाओं को कैसे दूर किया जाता है, हमारा इलेक्शन कमीशन कैसे इन्हें दूर करने का प्रयास करता है। निर्वाचन से संबंधित जिन चीजों का हम अध्ययन करते हैं वह हमारा इलेक्टोरल जियोग्राफी कहलाएगा, निर्वाचन भूगोल। अब आया भाषा भूगोल, बड़ा अच्छा शब्द है लिंग्विस्टिक। जो लिंग्विस्टिक आ गया, लिंग्विस्टिक का मतलब भाषा होता है। ध्यान दीजिएगा, जब मानव हजारों साल पहले पैदा हुआ, हालांकि लाखों साल पहले पैदा था, लेकिन अफ्रीका से जब इंडिया या अन्य जगह धीरे धीरे मानव का विकास होता है, विकसित होता है, मानव पहुंचता है, तो लाखों साल पहले और फिर उसके बाद मैं कहूं हजारों साल पहले जब मानव आया तो कुछ नहीं है, मानव एक प्रकार की सिर्फ और सिर्फ एक प्रकार की आवाज निकालता था। मानव के पास कोई भाषा नहीं थी, एक प्रकार की चिल्लाहट थी, एक शोरगुल था, कोलाहल, जैसे किसी ने आ कहा, कोई ओ कहा, सिर्फ यही भाषा होती थी, यानी उसके सिर्फ आवाज निकलती थी मानव, लेकिन अपनी भाषा में अपनी संवेदना, अपनी बात और अपने भाव आप तक पहुंचा सके, दूसरे तक पहुंचा सके, यह भाषा से संभव हुआ है। पहले भाषा नहीं थी, मानव सिर्फ चित्र के द्वारा, भावों के माध्यम से बताने का प्रयास करता था। बाद में सनय सनय भाषा आती है, चाहे हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो, लैटिन हो, संस्कृत हो, ग्रीक हो, अन्य जो भाषाएं आई, बाद में इनमें जन्म होता है। लेकिन भाषाओं का उद्भव कैसे होता है, क्या जननी संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की है या फिर संस्कृत भाषा लैटिन और ग्रीक से भी श्रेष्ठ है? अगर इन सारी चीजों का हम अध्ययन करते हैं तो हम उसे कह देंगे लिंग्विस्टिक जियोग्राफी, यानी उसे भाषा भूगोल कह देंगे। अगला आया, अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि प्रादेशिक भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं, रीजनल जियोग्राफी में हम किसका अध्ययन करते हैं, तो ध्यान दीजिए प्रदेश शब्द आया। प्रदेश जो टर्म आ जाता है, यह प्रदेश आया। इस प्रदेश को अंग्रेजी जो यहां पर आती है तो रीजन अंग्रेजी आ जाती है, और साथ ही स्टेट भी आ जाती है, और स्टेट को हम राज्य भी कहते हैं।
जब प्रदेश की अंग्रेजी स्टेट होती है उसका मतलब किसी सरकार से जुड़ी हुई व्यवस्था, यानी किसी राजनीतिक गतिविधि से, जैसा मोदी की सरकार आ गई या ट्रंप की सरकार आ गई, तो स्टेट का मतलब है राजनीतिक क्षेत्र वाला कोई एरिया। लेकिन जब प्रदेश की अंग्रेजी रीजन होती है तो उसका भौगोलिक क्षेत्र से होता है। जैसा बुंदेलखंड का पठार मैं कह दूं तो बुंदेलखंड का पठार एक भौगोलिक भाग है। अगर मैं कहूं छोटा नागपुर का पठार है तो एक भौगोलिक भाग है। अगर मैं कहूं दक्कन का पठार आ जाता है, एक भौगोलिक आ जाता है। या मैं सहारा मरुस्थल की बात करूं, एक भौगोलिक आ जाता है। या ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र की बात करूं, एक भौगोलिक आ जाता है। इसलिए आपको यह ध्यान देना है कि प्रादेशिक जब अंग्रेजी रीजन होती है इसका मतलब भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन किया जाता है। तो प्रादेशिक भूगोल में विभिन्न प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। जैसे मान लिया मैं कह दूं एशिया कह दो, या मैं कह दूं सहारा मरुस्थल कह दो, या दक्कन का पठार कह दो, या मैं वहां पर यह कह देता हूं कि कनाडा का अध्ययन करें, ग्रीनलैंड का अध्ययन करें। ये सारी चीजें आपकी आ जाती हैं, प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत आ जाती हैं। अब आया आपका प्रजाति भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं, रेसल जियोग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं। मैं अब यहां पर थोड़ा सा रेस टर्म में बता देता हूं कि रेस क्या है। ध्यान दीजिए, जो रेस टर्म है RACE, रेस का मतलब ये कि जब मानव धरती पर आया, सपोज दैट 2 लोग आए, 200 लोग आए, धीरे धीरे आज 8 अरब से ऊपर पहुंच रहे हैं। तो जब मानव इस धरती पर आता है प्रारंभिक रूप में 2-10 के रूप में जब आया, तो निश्चित बात है कि अगर उसको हम शारीरिक संरचना के आधार पर बांटने का प्रयास करें तो कुछ लोग एक तरह के होंगे, कुछ लोग एक तरह के होंगे, कुछ लोग एक तरह के। मान लिया 9 लोग हैं तो हो सकता है 3 लोगों का शारीरिक स्ट्रक्चर एक जैसा हो और इन 3 का एक जैसा हो लेकिन उससे अलग हो, और इन 3 का इन दोनों से अलग हो। इसका मतलब 3 ग्रुप हमने बांट दिया, लेकिन तीनों ग्रुप को हमने बांटा तो ये शारीरिक संरचना के आधार पर बांटा है, शारीरिक ढांचा के आधार पर बांटा। मान लिया एक ग्रुप आ गया तो ये सफेद रंग वाला है, लंबा कद है, शरीर में बाल हैं, ओठ पतले हैं, सभी के ऐसे ही हैं। दूसरा आ गया तो छोटा कद है, चेहरे की हड्डी चौड़ी है, पीला कलर है और बाल स्ट्रेट है, सीधे हैं। तो एक ये आ गया, और एक आ गया तीसरा आ गया ग्रुप। तीसरे ग्रुप में हमने देखा कि काला रंग है, ओठ चौड़े हैं, मोटे हैं, नाक का भी जो है तो नाक का भी वो भी चौड़े हैं, बाल घुंघराले हैं, कलर काला है। एक ही आया तो जो पहले सफेद कलर वाले लोग होंगे वहां पर हम उन्हें काकेसाइड कह देंगे। नाम भी दे दिया गया कि एक समूह सफेद रंग वाला, तो एक पीला रंग वाला, तो एक काले रंग वाला। हालांकि प्रजाति का निर्धारण हम रंग से केवल नहीं करते हैं, लेकिन एक मैं सामान्य समझाने की बात आपको करता हूं कि यहां पर सफेद रंग वाला आ गया तो इसका नाम दे दिया गया काकेसाइड। लेकिन जो काकेसाइड समूह आया तो काकेसाइड समूह निश्चित बात है एक विशेष शारीरिक संरचना के कारण इसका नाम पड़ा, और एक को हम कहते हैं मंगोलायड। तो मंगोलायड ये भी एक विशेष शारीरिक संरचना के आधार पर पड़ा, पीला रंग है, छोटा कद है, चेहरे की हड्डी चौड़ी है, आंखें छोटी है, तो मंगोलायड हमने कहा। और जो तीसरे काले रंग वाला है इसे निग्रोइड कहा, तो निग्रोइड आ गया। इसका मतलब काकेसाइड, मंगोलायड, निग्रोइड 3 समूह हो गए, और तीनों समूह पूर्णतया ये मानव के शारीरिक संरचना से हम 3 भागों में बांटते हैं। तो जब मानव को हम शारीरिक संरचना के आधार पर बांटते हैं ऐसी व्यवस्था को रेस कहा गया है, और हिंदी में इसे कह देते हैं प्रजाति। प्रजाति एक वह अवधारणा है जिसमें एक आनुवंशिक आधार पर हम किसी भी एक समूह तैयार करते हैं जिसमें से एक समान शारीरिक संरचना वालों को रखा जाता है। और पूरे विश्व में मुख्य तौर पर 3 ही प्रजातियां हैं, 3 ही शारीरिक संरचना वाले मुख्य तौर पर समूह है। काकेसाइड रेस आ जाती है, प्रजाति आ जाती है, मंगोलायड प्रजाति आ जाती है, निग्रोइड आ जाती है। लेकिन कुछ विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से भी बांटने का काम किया है। तो इसका मतलब है प्रजाति का अगर हम यह अध्ययन करते हैं कि कौन काकेसाइड प्रजाति का है, उसमें कैसे शारीरिक संरचना है, कौन मंगोलायड का है, कैसी शारीरिक संरचना है, कौन निग्रोइड का है, कैसी शारीरिक संरचना है, अगर हम ये अध्ययन करते हैं तो ऐसे अध्ययन को कहते हैं प्रजाति, ये भूगोल, और अंग्रेजी आ जाती है रेसल जियोग्राफी। और जब रेसल जियोग्राफी आ गई तो आप रेसल से आप समझ जाएंगे, रेस से ही रेसल ये एडजेक्टिव बना हुआ है। काकेसाइड, क्योंकि हम जब यूरोप में जाते हैं तो यूरोप में एक काकेशियन पर्वत है, उस पर्वत के आसपास ऐसा एनवायरमेंट था कि लोगों का कद तो लंबा है, ऊंट पतले हैं और रंग सफेद ही हो जाता है। ऐसे काकेसाइड वहां पर्वत है,
काकेशस पर्वत है तो वहां पर ऐसा एनवायरमेंट था, तो वहां के लोगों को काकेशाइड कहा गया। चाइना है, मंगोलिया है, इसके आसपास कद छोटा होता है, रंग पीला होता है, इन्हें मंगोलायड कहा गया। और जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में हम देखते हैं कि वहां पर काला रंग है, ओठ चौड़े होते हैं, मोटे होते हैं, नाक के जो है तो यानी प्रवेश द्वार वो चौड़ा होता है, बाल घुंघराले होते हैं, लंबा कद होता है। ऐसे जो लोग होते हैं तो वह आपके अफ्रीका क्षेत्र में आ जाते हैं। अब आया अधिवास भूगोल। अधिवास से मतलब है डोमिसाइल। डोमिसाइल का मतलब हम रहते कहां हैं। जैसे भारत देश में एक ही नागरिकता है, भारतीय नागरिकता है। अगर मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो मैं कहूंगा कि मेरी नागरिकता भारतीय है। आप मध्य प्रदेश के तो आप कहेंगे आपकी नागरिकता भारतीय है। कोई अरुणाचल प्रदेश का है, कहेगा नागरिकता भारतीय है। कोई तमिलनाडु का कहेगा नागरिकता भारतीय है। सभी की नागरिकता भारतीय, सिटीजनशिप सबकी इंडियन है। लेकिन हो सकता है मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं तो कोई मध्य प्रदेश में, कोई अरुणाचल में, कोई तमिलनाडु में, कोई राजस्थान में, और मैं उत्तर प्रदेश छोड़ के यदि चाहूं तो मैं कर्नाटक में रह सकता हूं, कर्नाटक छोड़ के उत्तराखंड में जा सकता हूं। तो नागरिकता एक है, लेकिन जहां मैं रहूंगा, अगर उत्तर प्रदेश में रहता हूं तो अधिवास मेरा उत्तर प्रदेश है, डोमिसाइल उत्तर प्रदेश है। फिर मैं कर्नाटक चला जाऊंगा तो मेरा अधिवास कर्नाटक होगा। फिर मैं राजस्थान चला गया तो मेरा अधिवास राजस्थान होगा। इसका मतलब है कि नागरिकता मेरी एक ही रहेगी, वह है भारतीय नागरिकता। और जिस राज्य में रहूंगा तो वहां का डोमिसाइल रहेगा। और समय समय पर अगर मैं राज्य में रहना छोड़कर दूसरे राज्य में चला जाऊं तो वो मेरा अधिवास बदलता रहेगा, डोमिसाइल बदलता रहेगा, और वहां की सरकार से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। इसलिए सिटीजनशिप तो एक ही है। जब हम दूसरे देश के नागरिकता स्वीकारते हैं तभी वो बदलेगी। डोमिसाइल को हम बदल सकते हैं, और हमारा संविधान कहता भी है एक नागरिकता, लेकिन आप कहीं भी रह सकते हैं, अधिवास कर सकते हैं, डोमिसाइल कर सकते हैं। तो अधिवास भूगोल का मतलब ये कि अगर हम अध्ययन करते हैं कि कौन किस प्रकार के लोग कर्नाटक में हैं, किस प्रकार के उड़ीसा में हैं, किस प्रकार के राजस्थान में लोग हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, और उत्तराखंड के थारू जनजाति कैसे हैं, हु जनजाति कैसी है, या भील जनजाति मध्य प्रदेश के झाबुआ की कैसी जनजाति है, या गौड़ जनजाति कैसी, अगर हम यहां पर रहने वाले कौन कहां रहता है, इन क्षेत्रों में रहने वालों के विषय में अध्ययन करते हैं तो उसे कहा जाता है अधिवास भूगोल। अब आ गया सोशल जियोग्राफी यानी सामाजिक भूगोल आया। सामाजिक का मतलब ही आप समझ लीजिए, आज मैं शॉर्ट में बता दूं, जहां भी समाज आ जाए इसका मतलब उससे मुख्य तौर पर 3-4 चीजें आ जाती। पहली बात है कि समाज का मतलब है परिवार शामिल किया जाता है, समाज का मतलब विवाह शामिल किया जाता है, समाज का मतलब नातेदारी व्यवस्था शामिल की जाती है, समाज का मतलब जाति व्यवस्था। जहां पर ये चारों चीजें शामिल हैं वह समाज कहलाएगा। अगर परिवार में कोई परिवर्तन आते हैं तो निश्चित बात है कि कहा जाएगा समाज में परिवर्तन आया। विवाह की शैली में, विवाह की प्रक्रिया में परिवर्तन आएगा तो माना जाएगा नातेदारी यानी समाज में परिवर्तन आया। यदि नातेदारी में कुछ परिवर्तन आते हैं, पति पत्नी या भाई भाई या भाई बहन के मध्य में, तो कहा जाएगा समाज में परिवर्तन आया। और यदि जातिगत कोई परिवर्तन है, समाज में परिवर्तन आया। यानी हमारा पूरा भारतीय पूरी दुनिया है यह हमारी, तो हमारा जो भारतीय समाज है तो इसका एक सामाजिक पक्ष है। इस सामाजिक पक्ष में इन 4 चीजों को शामिल करते हैं। अगर हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं कि आज वैवाहिक प्रवृत्ति में क्या परिवर्तन आया है, तलाक क्यों बढ़ रहे हैं, क्या क्या कारण आ जाते हैं, आज घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, एक दूसरे को मारने में क्यों लोग लगे हैं, आज संबंध तार तार हो रहे हैं, संबंध टूट रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, अगर ये सब अध्ययन करेंगे तो माना जाएगा। और ये हम कहेंगे कि कौन सी जनजाति है जो अपने माता पिता को मार रही है, मसाई का कैसा व्यवहार है, अगर एस्किमो का कैसा व्यवहार है, अगर हम ये सब अध्ययन करते हैं तो उसे कहा जाएगा सामाजिक भूगोल यानी सोशल जियोग्राफी। अब आया वाणिज्यिक भूगोल, आ गया कॉमर्शियल जियोग्राफी। देखिए कॉमर्स का मतलब ही है व्यापार करना, कोई चीज खरीदे बेचे, यहां से वहां बेचे, वहां से यहां लाए। अगर हम ये कॉमर्स आ जाता है तो कॉमर्स चूंकि विषय के रूप में भी आता है, पढ़ा जाता है, तो कॉमर्शियल जियोग्राफी मतलब अगर हम व्यापार की बातें करते हैं, कौन चीज कहां से की जाती है। जैसे प्राचीन काल में चीन से रेशम जाया करता था, मध्य एशिया जाया करता था, और धीरे धीरे चीन से मध्य एशिया तक वह रेशम पथ बन गया, तो वो रेशम पथ आया। तो इस तरह से हम कहेंगे कि वहां भी व्यापार होता था। तो अगर हम व्यापार के बारे में कि कौन सी चीजें कौन सा देश कहां से लेता है, कहां पहुंचाता है, कैसा व्यापार होता है, अगर इसका अध्ययन करते हैं तो कॉमर्शियल जियोग्राफी आएगा। और मैं लेता हूं सैन्य भूगोल, मिलिट्री जियोग्राफी।
मिलिट्री का मतलब है तीनों सेना ले ले यहां पर, हमारी चाहे थल सेना हो, नौसेना हो या फिर हमारे वायु सेना हो, अगर ये तीनों सेनाओं से संदर्भित कोई अध्ययन करते हैं और इन सेनाओं में क्या क्या प्रभाव पड़ा, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर दें कि ऑपरेशन सिंदूर ने क्या प्रभाव डाला, अगर हम ये सारी चीजों का अध्ययन करते हैं तो ऐसा अध्ययन हमारा सैन्य भूगोल कहलाएगा। ध्यान दीजिए कि आज मैंने भूगोल की प्रमुख शाखाओं में मुख्य शाखाओं यानी प्रमुख शाखाओं में जो यहां पर आपका भौतिक भूगोल है, मानव भूगोल है, तो भौतिक भूगोल को फिर भौतिक भूगोल की प्रमुख उप शाखाओं में बांटा गया है और मानव भूगोल को मानव भूगोल की प्रमुख उप शाखाओं में बांटा गया। उप शाखाओं को मैंने यहां पर बताने का यह पूरा प्रयास किया और इनमें से कोई एक या दो या तीन भी परीक्षा में अवश्य पूछी जाएगी। इसके अलावा कुछ और उप शाखाएं हैं जो कि मेरे नोट्स में शामिल हैं और ये नोट्स इस रूप में तैयार किया गया है कि विगत वर्षों में किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े सेलेक्टिव तैयार किया गया है और बहुत ही मैंने अपने 25 साल के और करीब 25 से क्या 27 साल के अनुभव में जो पाया उससे तैयार किया है। तो ये पीडीएफ तैयार करके मैंने टेलीग्राम में देने के लिए एक प्रक्रिया रख ली है, तो वो आपको वहां मिल जाएगा, उससे आप लीजिए, आप अपने को ध्यान दीजिए और निश्चित बात है कि एक कदम और मेहनत का सफलता आपके हाथ में होगी। थैंक यू, धन्यवाद।